हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम प्रेसी राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू प्रेसी राइटिंग विद सैंपल सॉल्यूशन। एक जो क्वेश्चन आपको 2020 एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया है, जो सीएपीएफ एसी 2020 में पूछा गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो आपको एज ए सैंपल वो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसका एक सैंपल सॉल्यूशन। मैं टाइम एंड अगेन बोलता हूं कि जो पेपर 2 है तो उसमें 2% का आंसर सेम नहीं हो सकता है। पेपर 1 में आंसर सेम हो सकते हैं, इन द सेंस कि ऑब्वियसली है हर क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने पेपर 1 में किसी ने 100 क्वेश्चन सोल्व किए, किसी ने 105 सोल्व किए, और किसी ने कोई क्वेश्चन सोल्व किया तो दूसरे ने वो नहीं किया। लेकिन इन द सेंस कि जस्ट इमेजिन करो कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन सारे कैंडिडेट ने सोल्व किया, तो सबका आंसर सेम हो सकता है, क्योंकि सबका सही हो सकता है या गलत किसी का हो सकता है, तो सबका गलत भी हो सकता है। जस्ट थोड़ी देर के लिए हम समझे। लेकिन जो राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग है, वो दो कैंडिडेट का कभी इक्वल नहीं होगा, और इसका कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी चीज का जो राइटिंग है, आइदर आपका एसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें से सबका सेम नहीं हो सकता। ग्रामर वाले में आपका कुछ पोर्शन में सेम हो सकता है कि यदि प्रीपोजिशन कहीं फिल करने के लिए दिया हुआ है, या कहीं जो सेंटेंस करेक्शन दिया हुआ है वहां कोई प्रीपोजिशन गलत यूज किया गया है, या आर्टिकल कहीं ए एंड दी में से कोई मिस है, तो उसको आप लगाते हैं तो वो सेम हो सकता है। लेकिन राइटिंग में डिफरेंट सबका होगा, और जो वर्ड लिमिट भी सबका डिफरेंट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 300 वर्ड्स में ऐसे कह रहे हैं, तो कोई 310 में लिख सकता है, कोई 320 वर्ड्स में लिख सकता है, कोई 350 वर्ड्स तक लिख सकता है, और कोई 280 वर्ड्स में भी लिख सकता है। तो there are so many differences in every candidates, but you should always remember कि आपको एक्सेलेंस ये नहीं है कि सपोज 20 मार्क्स का ऐसे है तो आपको 20 लाना है, नहीं। आपको कोशिश करना है ऑन एन एवरेज 11, 12, 13 को टारगेट करना है, 11, 12, 13, 14 जो भी आ जाए। तो प्रेसी राइटिंग में हम देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग, एक्चुअली प्रेसी राइटिंग में एक और चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंज क्या होता है, बॉक्स फॉर्मेट में हम वो बॉक्स दिखाते हैं आपको। एक्चुअल जो सैंपल पेपर जो है यूपीएससी के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं उसका हम दिखाते हैं कि एक एक बॉक्स में लिखना। यदि आपको प्रॉपर फ्लो में लिखने के लिए कहे तो वो चीजें आसान होती है, लेकिन एक बॉक्स में एक लिखना ये डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लिखना ही नहीं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग है। मेंटली आप उसको क्वेश्चंस को मेंटली प्रिपेयर करो कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये लाइन में ये कह रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरे चीजों को देखो। तो सबसे पहले ये जो सैंपल पेपर आपका जो होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको मिलता है जब एग्जाम में आप अपियर होते हो, तो इसमें ये लिखा हुआ रहता है कि राइट वन वर्ड इन ईच डिवीजन एंड 5 वर्ड्स इन ईच लाइन। तो हर में देखो, जो वन डिवीजन में, वन बॉक्स में 1 वर्ड लिखना है, और एक लाइन में आपका 1, 2, 3, 4, 5 आपका दिया हुआ है। देखो, जो ये आपका 10, 20 आगे चलोगे तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आपका बना हुआ है प्रॉपर तरीका से। अब इसमें से जो ऑब्वियसली है, इसमें आपको कोई नहीं लिखना है। अब ये ट्राई करोगे, यस कुछ वर्ड्स जैसे हैं फॉर एग्जांपल आपके बड़े हो जाते हैं। अब जैसे हम इसमें जो आज का देखेंगे पैसेज, उसमें सपोज इनडिस्टिंग्विशेबल है, फॉर एग्जांपल इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इनडिस्टिंग्विशेबल है तो हो सकता है आपको ये, लेकिन आइदर वो लिखना ही पड़े तो उसको आप लिख सकते हो, या उसके जगह हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जांपल देखोगे इनडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन हमको एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं है, हम यदि चाहते हैं तो उस फॉर्मेट में, तो आपको ये लिखना है इज, और पंक्चुएट योर पैसेज इन यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। ये चीज को ध्यान रखो कि जहां कॉमा देना है वहां आप कॉमा दो, लेकिन कॉमा के लिए आपको एज सच बॉक्स छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप कॉमा के लिए बॉक्स छोड़ रहे हो। कॉमा के लिए बॉक्स ना छोड़ो, फुल स्टॉप के लिए बॉक्स ना छोड़ो, लेकिन
जो आपका है पैराग्राफ के रूप में डिवाइड करो। जो डिवीजन ऑफ पैराग्राफ कहीं भी है, जो पैसेज है प्रॉपर तरीका से उसको पैराग्राफ वाइज डिवाइड करो। वो उसमें से आपको ब्यूटीफुल देखने में भी लगता है और जो एग्जामिनर है उसको भी पढ़ने में आसान होता है। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है उसने देखा अच्छा ठीक है प्रॉपर पैराग्राफ वाइज में है, तो उसको भी है बचली बात है कि जो एग्जामिनर हैं अब उनको यही कॉपी चेक करना है। मान के चलो कि एक दिन में सपोज उन्होंने 10 कॉपी चेक किया। देखो दो चीजें होती है, एक जब 10th का कॉपी चेक करते हैं, पहले जैसे होता था कि कुछ टीचर्स ऐसे होते थे कि ठीक है चल ले जा घर अपना चेक कर, या कुछ उस टाइप का सिस्टम। यदि आप 10th एग्जाम 12th एग्जाम का कॉपी चेक कर रहे हो तो एक दिन में आप 50-100 कॉपी चेक कर सकते हो। लेकिन बिलीव मी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वो भी यूपीएससी जैसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉपी जो है वो आप एक दिन में 10 से ज्यादा सही तरीके से नहीं चेक कर सकते हो। मैं खुद ये देखता हूँ कि एक जब मैं कॉपी चेक करने लगता हूँ, एक कॉपी चेक करने में आपको मिनिमम 1 आवर लगता है और मैक्सिमम जनरली 2 आवर्स में डिवोट करता हूँ मैक्सिमम। कुछ कॉपी ऐसे होते हैं जिसमें रियल में हमको 2 आवर्स भी डिवोट करना पड़ता है। तो 1 से 2 आवर्स के आसपास डिवोट करना पड़ता है। इनफैक्ट जब सिविल सर्विसेज का एक्चुअल कॉपी चेक होता है तो सब देखोगे बहुत बार टेस्ट वगैरह में कुछ कुछ जगह आपको 2-2 3-3 घंटे तक लगाना टाइम पड़ता है। तो इन जनरल मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, या जो यूपीएससी में भी जो कॉपी चेक करते हैं उनका भी यही चीज होती है कि आप इन नॉर्मल है आप 1 डे में 10 से ज्यादा कॉपी चेक नहीं कर सकते हो। तो ये एक कॉपी है प्रॉपर तरीका से चीजों को देखेंगे तो वो बार बार जब चीजों को देख रहे हैं तो उनको क्वेश्चंस पता है, लेकिन उसको आपने यदि पैराग्राफ में ये किया तो वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज लिए उस पैराग्राफ को देखे समझे उसका मीनिंग को, तो वो आपको अच्छा फीलिंग देता है। तो जिस ढंग से आपको पैराग्राफ यदि में डिवाइडेड है तो उसको पैराग्राफ वाइज करके लिखना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर ये टॉपर ने तो बोला है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कि बीच में मत स्पेस छोड़ो नहीं तो उसको भी काउंट कर लेंगे। डियर, ये बॉक्स इसी वजह से दिया हुआ है। आप पैराग्राफ वाइज जब लिखते हो तो मान के चलो यहाँ यहाँ कोई भी लिखना समाप्त हुआ, आपने ये 3 बॉक्स छोड़ा तो ये क्लियरली विजिबल है कि अच्छा इसने 3 बॉक्स छोड़ा। 20 पैराग्राफ आपके पास नहीं होता है कि उसको काउंट करने में। कोई भी आप देखोगे इन जनरल आपका 3 से लेकर के 5 पैराग्राफ होते हैं। जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है 3 से 5 पैराग्राफ। यदि 3 पैराग्राफ है तो 2 ही प्लेस में तो आपको छोड़ना है, पहला में छोड़ना है दूसरा में छोड़ना है, तीसरा तो ऑब्वियसली है वो एंड ही हो रहा। 5 पैराग्राफ यदि है तो 4 प्लेसेस पे छोड़ना है। तो किसी जगह आपने 2 बॉक्स छोड़ा, किसी जगह 3 बॉक्स छोड़ा, किसी जगह 4 बॉक्स छोड़ा और किसी जगह फुल लाइन ही छोड़ा यानी 5 बॉक्स छोड़ा। तो ये फोर उनको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ये ध्यान रखना है कि जो आपको ये लिखा हुआ आगे देखो कि यू मे मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट इफ यू सो विश ऑन द रफ पेजेस इन द आंसर शीट। द रफ वर्क शुड बी स्कोर्ड थ्रू बिफोर यू हैंड ओवर द आंसर बुक। अब ये देखो इसमें आप रफ ना भी कर सकते हो, लेकिन जब आप लिखते हो तो उसको स्कोर ना करना पड़े कि अच्छा कोई भी ये लिखे और वो वर्ड गलत हो गया तो अब उसको कटिंग कर रहे हो तो वो ठीक नहीं हो लगता है। इसी वजह से वो लोग बोलते हैं कि रफ आप जो चाहो तो रफ वर्क उसका कर सकते हो, ताकि जब इसमें पुट करने लगो इन्फॉर्मेशन तो वो इसमें मिस्टेक ना हो। क्योंकि यदि आप बॉक्स में मिस्टेक करते हो तो वो बहुत भद्दा लगता है, बहुत गंदा देखने में लगता है। आप देखो सम टाइम रियली, अब ये इस चीज को डोंट टेक इट अदरवाइज। और ये हर का जो एक्चुअल कॉपी चेक करते हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए भी, या जो और जो कैंडिडेट जो टीचर होते हैं जो टेस्ट चेक करते हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन होता है। यदि किसी कॉपी में इतना घटिया तरीके से लिखा हुआ रहता है, एक्चुअली मैं वो फिलहाल अभी इस समय नहीं दिखा रहा हूँ, चलो किसी कुछ आगे के कोई सेशन होगा उसमें मैं आपको जो कैंडिडेट जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट कुछ हैं उनके कॉपी में दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि कितना खराब तरीके से लिखे हुए हैं। अब जब पता नहीं चलेगा मुझे कि क्या लिख रहे हैं, फिर फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि अभी एक्चुअल में जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो वो आपका स्कैंड कॉपी हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सब
ऑफलाइन टेस्ट कराता था, तो वो एक्चुअल में कॉपी हमारे पास, हार्ड कॉपी जो उन्होंने लिखा एज सच हमारे पास आया, हमने चेक करके फिर उनको लौटा दिया। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आता है, यानी कि आपने जो लिखा, लिखने के बाद हमको स्कैन किया। अब उसमें एक तो थोड़ा-सा स्कैनिंग में कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो लिटिल क्लियरिटी नहीं रहती है। लेकिन उसके बाद यदि सही नहीं दिखता है, तो ये मानो कहीं न कहीं आपका मार्क्स प्रभावित होता है। तो पहले ये क्लियर ये चीज़ को इसको प्रॉपर फॉलो करो कि रफ इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कटिंग करने की ज़रूरत ना हो। द रफ वर्क शुड बी स्कोर्ड थ्रू ये, तो ये आपका दिया हुआ है, डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, और यहाँ ये स्पेस दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ एक तरह से रहता है क्या, समटाइम कुछ एग्जाम्स में देखोगे कि वहाँ हेडिंग आपको जो होता है सजेस्ट करने के लिए कहा जाता है, शीर्षक सजेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ हेडिंग की जरूरत नहीं होती है, तो आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका इस ढंग से होता है बॉक्स जहां आपको जरूरत। अब मैं 2 कैंडिडेट का कॉपी दिखाता हूँ जो अच्छे कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्वियसली ये शुभम शर्मा का है। जब ये ये फर्स्ट टाइम हमारे पास टेस्ट लिखना शुरू किए थे, ये उस वक़्त का कॉपी इनका है। तो ज देखो, ये सारे जो हैं ऑब्वियसली ये स्कैन्ड कॉपी इन्होंने ये मुझे भेजा था, तो ऑब्वियसली इनका 150 वो सॉरी 113 मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में ये आया। ऑब्वियसली ये सेलेक्ट हुए, 97 रैंक आया। पता नहीं इंटरव्यू में इनका इतना गंदा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि इतना गंदा इनको मार्क्स मिलना चाहिए था। अदरवाइज़ आई वाज़ होपिंग कि इनका बहुत अच्छा रैंक आता, बट चलो ट्रुथ इज़ ट्रुथ, जो है वो है। तो इनका 97 रैंक आया और 113 इनको पेपर 2 में मिला। अब देखो ये जो है, आप ऐसे भी देखो, क्या इसमें पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब फॉर एग्जांपल इंग्लैंड कोलोनाइज्ड इंडिया, ठीक है ना? बट मेनी अदर colonial powers were also present. Portuguese, French, and Dutch had also dominated their control. British ruled for about 200 years. After the Battle of Plassey, British acquired the power center. अब ये देखो, यहाँ ये समाप्त हुआ। जहां कॉमा देना है, जहां फुल स्टॉप देना है, ये प्रॉपर तरीका से फुल स्टॉप है दिया हुआ। कॉमा यहाँ देना हुआ है, तो ये कॉमा दिए हैं। जब यहाँ फुल स्टॉप, उसके बाद देखो ये 4 बॉक्स फिनिश, ये ने 4 बॉक्स को छोड़ा, ठीक है? फिर ये है, ठीक है, मराठास वेयर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, दिस अलाउड ब्रिटिश पावर टू ग्रो, बैटल ऑफ बक्सर प्रूव्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश इन इंडिया। अब ये देखो, ये यहाँ लास्ट बॉक्स में फिनिश हुआ, तो इन्होंने इस पूरे लाइन को छोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट लिखना इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये इसमें देखो, एक भी आपको कटिंग दिख रहा है कि कट करके वो नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपको मैटर करता है। हर वो चीज़ जो है मार्क्स दिया जाता है। किसी भी चीज़ को देखो, जो चीज़ें अच्छी दिखने में लगती है, आप कहीं भी मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ को, वो हर कोई जो गुदड़ी के लाल नहीं होते हैं ना, कि आप बहुत स्थिति अ लॉट ऑफ टाइम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डोंट टेक इट, आई डू नॉट फील डिफरेंट समटाइम ना। आई रिमेंबर कि कभी-कभी ना मैं दिल्ली में फॉर एग्जांपल जैसे कभी प्रोग्राम रहता था, सपोज कुछ 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में, तो कभी-कभी ना मैं जीन्स टी-शर्ट पहन करके बस ऐसे ही चला गया। अब हमेशा आप सूट पहन करके, चूँकि जिसमें हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं, फॉर एग्जांपल जब हमारे कॉलेज के प्रोग्राम चलते थे, फॉर एग्जांपल पीजी में, तो उसमें फॉर एग्जांपल हिल्टन होटल या फिर ली मेरिडियन में बहुत बार कुछ टाइम प्रोग्राम हुआ, तो ऑब्वियसली है जब आप डायरेक्ट प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, तो आपको सूट पहन करके जाना होता है एज़ ए आप पार्टिसिपेंट हो तो। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम जैसे फॉर एग्जांपल इन्विटेशन मिलता था, तो अदर प्लेसेस से, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस से, और तो मैं कभी-कभी ना ऐसे ही चला जाता था नॉर्मल स्लीपर पहन करके जीन्स टी-शर्ट। तो मैं देखता था, और ऑब्वियसली बात है, अब मैं हमेशा मैं मेट्रो से उतरा, वो वॉक करके और चला गया। तो जो गेट पे होते थे 5 स्टार होटल के, तो सम टाइम वो इस ढंग से देखते थे, सम टाइम कभी पूछता है कि अच्छा कुछ काम था क्या? बोले नहीं, वो सेमिनार अटेंड करना। तो एक तरह से ना आश्चर्य तरीके से देखते हैं कि ये जीन्स टी-शर्ट और चप्पल पहन करके आ रहा है उस लेवल का सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ था ऑब्वियसली है, आई एम नॉट देयर स्पीकर, आई एम नॉट देयर पार्टिसिपेंट, एक तरह से मैं बस वो लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ, जो भी
एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए कुछ रिनाउंड पर्सनालिटी, या फिर फॉर एग्जांपल नेहरू मेमोरियल में रिनाउंड पर्सनालिटी, समटाइम कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के प्रोफेसर्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में डाउट उनके मन में होता है ना कि अच्छा ये चप्पल पहन करके आ रहा है, स्लीपर पहन के आ रहा है, तो ये कुछ काम के लिए आ रहा होगा, सेमिनार अटेंड के लिए नहीं। तो सेम सिचुएशन यहाँ होता है कि ऑब्वियसली बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चप्पल पहन करके जा रहा है तो उसका कोई वजूद नहीं है अपने आप में, या कोई सूट नहीं पहने हुए है तो, लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है वो देखने का, सेम सिचुएशन यहाँ, जो अच्छा दिखेगा, जो ये सारी चीजें जो ब्यूटीफुल दिख रहा है, उसमें एग्जामिनर चाहे या ना चाहे वो आपको 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा देने के लिए मजबूर होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि शायद कंटेंट लिटिल पुअर भी है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वे ऑफ राइटिंग अच्छा है, हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो 1 2 नंबर स्लिप कर जाता है, कहते हैं ना कि बस दे देते हैं। और कुछ ने शायद कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब हो जाता है, आपने पढ़ा या समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या लिखा। सम टाइम ऐसे होते हैं ना, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग वो खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये देखो एक वन ऑफ द एलिजिबल है और इनको 113 मार्क्स मिला था पेपर 2 में। ये एक कैंडिडेट ऑब्वियसली देखो इन्होंने ये फर्स्ट टेस्ट इनका था, तो ऑब्वियसली ये आपकी एलिजिबल है। ऑब्वियसली बात है, ये एक्चुअली ड्यू टू जो स्कैन्ड कॉपी के कारण फिर मैंने उसको एक्चुअली कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, तो इस वजह से लिटिल आपको शायद, लेकिन अदरवाइज फुल क्लियरिटी, आप इसको प्रॉपर तरीका से देखोगे तो फुल क्लियरिटी है इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग इज इंटेंसिफाइंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर विच थ्रू वेरियस, ये ठीक है, विच थ्रोज वेरियस चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स लीडिंग टू सिंकिंग ऑफ आइलैंड्स, climate change is on the rise, so it reminds us to have health checkup of our earth like ourselves. That's why an uh, international panel, okay, the millennium ecosystem assessment has been set up to analyze environmental। अब जो आगे है, अब जस्ट देखो, ये इनका पहला टेस्ट था। जब हमारे पास लिख रहे थे तो इन्होंने देखो जो प्रॉपर पैराग्राफिंग था ये चीज को नहीं किया था। बस मैं ये इस वजह से दिखा रहा हूं कि अच्छे कैंडिडेट भी होते हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे लर्न करते हैं। तो इनका ये फर्स्ट टेस्ट हमारे पास था। एनीवे इन्होंने अच्छा किया। 2020 का इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, 21 का भी रिटन क्वालिफाई हुए हैं। 2020 में इनका क्या हुआ है, इनका भी इंटरव्यू में कम मार्क्स मिला, लेकिन पेपर 2 में इनको 91 मिला है और इनका टोटल 324 मार्क्स है। तो इनका जब रिजर्व लिस्ट आएगा, जब भी आएगा, तो रिजर्व लिस्ट में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि 324 है तो ऑब्वियसली बात है 325 जनरल का कट ऑफ गया है 2020 में, तो 324 है तो इनका रिजर्व लिस्ट वाले में क्लियर हो जाएगा। एनीवे ये 2021 वाले में भी रिटन क्वालिफाई है, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई है, और 21 में रिटन में और अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो आई होप कि ऑब्वियसली है 21 वाले में भी इनको, बट मैं समझता हूं कि चलो उससे पहले यदि रिजर्व लिस्ट रिलीज हो जाता है तो फिर इसमें इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवे इनका 91 मार्क्स आया, तो ऑब्वियसली है कि लिटिल लिटिल इम्प्रूवमेंट की ऑब्वियसली इनको थोड़ी सी और उस वक्त जरूरत थी। 21 में इन्होंने और अपने को इम्प्रूव किया, तो आई होप कि 21 वाले में ये 100 क्रॉस कर जाएंगे मार्क्स में पेपर 2 का। तो ये 20 वाले टेस्ट का कॉपी है। इनफैक्ट सब उस समय उन्होंने टेस्ट लिखना स्टार्ट किया था। तो 2 कॉपी हमने एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाया, और दोनों देखो सही लिखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने पैराग्राफिंग नहीं किया। वो देखो शुभम शर्मा ने पैराग्राफिंग प्रॉपर तरीका से किया, तो ऑब्वियसली है उनको उसका ये मिला मार्क्स। अब ये जो एक सैंपल मैं आपको 2020 वाला पेपर दिखाऊंगा और उसको हम देखेंगे, और उसके बाद उसका सैंपल भी। तो इसमें आपको क्या होता है कि राइट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, do not suggest a title, write as far as possible in your own words, the précis must be written only in the précis format given। ये आप हर हाल में आपको précis format जो दिया हुआ है, कुछ कैंडिडेट कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं जब टेस्ट लिखते हैं तो प्लेन पेपर में लिख देते हैं। बिलीव मी,
आपको एक्चुअल एग्जाम में प्लेन पेपर में लिखोगे तो जीरो, एकदम जीरो मिलेंगे। उसमें आप ये नहीं सोचो कि आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा, जीरो का मतलब जीरो है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप जहां स्पेस दिया हुआ है, जो बॉक्स लिखा हुआ है वही लिखना है, उसमें कोई ये नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेजोरिटी ऑफ एग्जाम जो कन्वेंशनल होते हैं उसमें क्यों आखिर वो पूछते हैं जो आपकी प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। हम जैसा कि हमने इस एग्जाम में बताया कि जो आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये बाद में आपका इंट्रोड्यूस हुआ। इनफैक्ट 2005 से यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम ले रही है, लेकिन जो आपका प्रेसी राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन आप देखोगे प्रेसी इनिशियल टाइम से ही चल रहा है। इसका कारण क्या है? एसे और प्रेसी, एसे हर एग्जाम में जिसमें भी कन्वेंशनल हो रहा है उसमें आपको एसे पूछा जाता है, और आपका आज के डेट में प्रेसी भी कन्वेंशनल में, लेकिन प्रेसी इनिशियल टाइम से ही पूछा जा रहा है। इसका कारण क्या है? आप किसी भी जॉब में होगे जहां ऑफिशियल वर्क है, इनफैक्ट देखोगे स्टेट पीसीएस वाला होता है तो उसमें जो प्रेसी राइटिंग होता है, वो देखोगे कुछ स्टेट में जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो वहाँ हिंदी में होता है। हिंदी वाले पेपर में तो उसमें एक आपको शीर्षक भी सजेस्ट करने के लिए, तो शीर्षक के सपोज 5 मार्क्स दिए रहते हैं। मान के चलो कि 25 मार्क्स हैं, तो शीर्षक के मार्क्स हैं 5 मार्क्स, 20 मार्क्स उसमें से आपके जो कंटेंट आप लिखोगे उसमें 1/3 में आपको नॉर्मली लिखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे इस वजह से 1/3 में बोला जाता है कि पैसेज बहुत बड़ा नहीं होता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ 200 पेज का डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे देंगे ना, तो 200 पेज का डॉक्यूमेंट आप वो लिख नहीं पाओगे। प्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को एक तरह से समराइज टाइप का चीजों को करना। ये बॉक्स में इस वजह से आपके वो चैलेंज को बढ़ाने के लिए बॉक्स में करते हैं। बॉक्स में इस वजह से करते हैं कि आप वर्ड्स को एक तरह से आपका चैलेंज थोड़ा हो और वर्ड काउंट करना उनके लिए आसान हो। अब जस्ट इस ढंग से ऐसे लिखा जाएगा 1/3 में, तो वो अब एक एक मैनुअल नहीं ना कैलकुलेट करेंगे, मैनुअल अब कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, तो इट्स बेटर है बॉक्स फॉर्मेट में, उनके लिए कैलकुलेट करना भी आसान होता है। और आप उस प्रेशर में, उस जो प्रेशर क्रिएट होता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, उसमें आप चीजों को लिख सकते हो या नहीं। तो प्रेसी राइटिंग का ये मकसद होता है कि कहीं भी आपने कोई भी काम, जस्ट इमेजिन करो कि आप ऑफिशियल वर्क में ही हो, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, या आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, या फिर स्टेट पीसीएस अधिकारी बन गए। कोई भी चीज होती है तो मान के चलो कि कोई रिपोर्ट है, आप ग्राउंड लेवल पे सपोज एक ग्राम पंचायत या 5 ग्राम पंचायत आपके अंतर्गत है। अब आप पांचों ग्राम पंचायत का रिपोर्ट तैयार करते हो कि ये सिचुएशन है। अब आप प्रेजेंटेशन उसका देने जाओगे तो आप माइन्यूटली उसको नहीं ना प्रेजेंट करोगे, वो उनका समरी वो प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे कि देखो ये जो पांचों ग्राम पंचायत के बारे में आपने स्टडी किया है उसका समरी हमें प्रेजेंट करो। और जहां ड्रास्टिक चेंज आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे कि सर ये जो ग्राम पंचायत नंबर 1 है, वो उसमें जो एजुकेशन का लेवल सर बहुत अच्छा है, और यदि आसपास के ग्राम पंचायतों को देखें तो एजुकेशन लेवल सरकार की तरफ से तो सारी सुविधाएं सेम है, स्कूल इतना ही है जो परसेंटेज पॉपुलेशन पर इतना 1000 पॉपुलेशन पे स्कूल होना चाहिए वो स्कूल है, स्कूल में टीचर्स वगैरह। लेकिन सर ये यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं जो एक्टिव हैं, वो अपना स्कूल के अलावे भी जो है सोशल सर्विस के स्तर पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और इनफैक्ट प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ जो गांव में यूथ हैं वो काफी एनर्जेटिक हैं और इस चीजों में मदद करते हैं। फिर बोलोगे कि सर ये गांव है, यहाँ नाली का बहुत समस्या है। ऐसा नहीं है कि नाली हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन आपसी वैमनस्य, कास्ट सिस्टम और ये के कारण जो है कि कहीं कचड़े रहते हैं तो कोई साफ नहीं करता, ये सारी चीजें। अब वो माइन्यूटली कुछ एक्सेप्शनल है तो उस चीज को, लेकिन अदरवाइज जो ऊपर का ऑफिसर, अब जस्ट इमेजिन करो उससे ऊपर जाओ, एक जो ब्लॉक का इंचार्ज है, मान के चलो उसके पास 25 ग्राम पंचायत है। अब वो सब का वो माइन्यूट डिटेल नहीं देखने लगेगा। अब मान के चलो कि 10 ब्लॉक मिलाकर के सपोज एक डिस्ट्रिक्ट तैयार हुआ, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वो एक एक गांव और ग्राम पंचायत के बारे में नहीं, तो समरी 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 ऊपर चलते जाता है। हाँ, अब उसमें से कुछ जो अनएक्सपेक्टेड है उस चीज को, या कोई रैंडम मांगेगा कि चलो ठीक है
100 ग्राम पंचायत है, चलो उसका फाइल हमको ये वाला दो, सैंपल एक, या उसको इनपुट कुछ आइडिया है कि चलो यहाँ ये प्रॉब्लम है, बोला इसका लाओ ये जो, या अकाउंटिंग सिस्टम होती, तो सारी चीजों में ये किया जाता है। कोई भी ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो उनके पास माइन्यूट चीजों को स्टडी करने का टाइम नहीं होता है, तो वो ऊपर समरी आप देखते हैं, हाँ ये नोट्स है, उस चीज को करोगे। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप कोई रिपोर्ट देखते हो, तो कोई रिपोर्ट आपको 200 पेजेस, 300 पेजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट देखोगे 10,000 पेज के जजमेंट होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो 10,000 पेज का जजमेंट है, और सबको बोला जाए कि भारत सर के जितने पर्सन हैं सब, तो पता चलेगा कि कुछ 3 महीना एकरे पढ़ने में लगे हुए हैं, तो 3 मंथ्स आप इसी को नहीं ना पढ़ते रहेगा, और काम है। तो वो जो मान के चलो केशवानंद भारती केस है, उसके बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए जजमेंट में, या राम मंदिर है, थाउजेंड्स ऑफ पेज में उसके जजमेंट तैयार हुए, तो सारे आदमी राम मंदिर में का जो जजमेंट है वो पूरा नहीं देखेगा, तो वो समरी देखेगा। तो ये सारी चीजों के लिए उपयोगी होता है, ये इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है प्रॉपर तरीका से, ठीक है। तो हम ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आपका 2020 में एक्चुअल में सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया है, सीएपीएफ एसी एग्जाम 2020 में। तो ये आपका मैंने एक्चुअल में मैं ये चाहता था कि चलो एक ही पेज में हम ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दे, इस वजह से लिटिल स्मॉल फॉन्ट रखना पड़ा है, और हमने इस वजह से ही एक तरह से तो 2020 वाला लिया, चलो कि लिटिल शॉर्ट था, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो एक ही स्लाइड में हम उसको दे दें, और फिर सैंपल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें देखो 369 वर्ड्स हैं, तो आइडियल एक्चुअल में 123 होना चाहिए, लेकिन बिलीव मी जब आप लिखने लगते हो, अनलेस अदरवाइज आप सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे प्रॉपर तरीका से टाइप कर करके चेक कर करके नहीं करोगे, तो 123 जो होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो जो हमने प्रेजेंट आपको किया है उसमें 141 वर्ड्स हैं, तो देखो करीब 14 पॉइंट समथिंग परसेंट एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लेस देन 15% एक्स्ट्रा है। तो हमने आपको बताया ऑलरेडी कि 10-15% एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लिख सकते हो, इन जनरल हो ही जाता है, एग्जैक्ट आपसे नहीं हो सकता है जब तक आप सिस्टम में नहीं करने लगोगे, लेकिन लिटिल बिट वो चलता है। तो कहता है कि फॉर गांधी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन वेयर रिलेटेड एंड वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल। अब जस्ट देखो इनडिस्टिंग्विशेबल शब्द हमने जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके जगह हम दूसरा वर्ड्स लिखें, दूसरा वर्ड लिखेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल लिखना ही है तो बॉक्स में इस ढंग से लिखो। जैसे आइदर ये आप हॉरिजेंटल लिख रहे हो तो हॉरिजेंटल ना लिख करके इस ढंग से ऐसे लिख दो, तो आपका हो जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, दिस माइट अपियर स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज लगेगा कि जो रिस्पेक्ट और टॉलरेशन रिलेटेड थे, और इनफैक्ट जो है वर्चुअली कहें तो इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि यदि आप रिस्पेक्ट किसी का करते हो तो उसको टॉलरेट करोगे। जैसे आप बोलोगे ना कि मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ चीज को उन्होंने बोल दिया कि बेटा ये काम कर दो, तो आपको लगा कि क्या मने मजाक, या सेम चीज को दोबारा पूछे, बोले क्या मजाक कर रहे हो, कल ही तो सुबह आपको बताया था और आपको दिमाग खराब हो गया का। तो वो जो है रिस्पेक्ट आप वो नहीं कर रहे हो। रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन गांधी जी के लिए इनडिस्टिंग्विशेबल है। कर दिस माइट अपियर स्ट्रेंज, लेकिन इसी में तो इसको प्रूव करेगा। टू टॉलरेट इन द क्लासिकल 17th century meaning of the term is to refrain from interference in the activities of others, even though one finds them morally repugnant and despite having the power to do so। repugnant का मतलब एक होता है ना कि बैड स्मेल, एक तरह से कि यानी मोरली आप मानते हो कि सामने वाला बंदा जो है वो कोई भी चीज कर रहा है वो सही नहीं है, इनफैक्ट वो उसको आप एक तरह से लाइक नहीं कर रहे हो, तब भी जो कह रहा है कि रिस्पेक्ट का जो टॉलरेट का मतलब होता है कि दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने से बचना, इंटरफेरेंस करने से बचना, दो दूसरे काम कर रहे हैं उससे बचना, इवन दो वन फाइंड्स देम मोरली रिपग्नेंट, कि वो काम एक्चुअल में सही नहीं है, एंड डिस्पाइट हैविंग पावर टू डू सो। वो जो कहते हैं ना कि जो क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। कहते हैं ना कि जो जिसके पास जो स्नेक वही क्षमा कर सकता है ना, कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी कि जो किंग कोबरा को है वो आपके सामने आया और आपको नहीं डसा, आपको नहीं काटा,
इसका मतलब है उसने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन एक डोरवा सांप है या जो हुरहुर सांप हम लोग बोलते हैं, हर हर हा या हुरहुर सांप, जो काट भी लेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। मान के चलिए कि इंडिया में सपोज 350 प्रकार के सांप हैं, स्नेक हैं, तो 4 ही विषैले होते हैं। तो क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो इसमें यही कहता है कि यदि आपको लगता है कि सामने वाला मोरली सही काम नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसके वर्क से इंटरफेयर नहीं करना है, इवन इफ वी हैव पावर। अब उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि कोई किसी को एकदम गलत कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। यस, हम रोकेंगे जरूरत पड़ेगी तो। Here one puts up with, even suffers the morally reprehensible activities of other। यानी कि जो एक तरह से जो काम एक तरह से निंदनीय काम कोई है, कि मान के चलो कि कोई काम जो है वो निंदा करने योग्य है, वो उसको भी कर रहा है, तब भी हमको उसको टॉलरेट करना है। एट बेस्ट the powerless other escapes interference of the powerful because the latter shows mercy towards them। दिस इज हेट बेस्ड टॉलरेशन। आई हेट बट स्टिल आई टॉलरेट। अब जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो कि एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर ने उसको जबरदस्त पिटाई कर दी। तो एक तरह से क्या है कि वो पिटाई कर दी तो वो टॉलरेट कर रहा है, लेकिन हेट के साथ टॉलरेट कर रहा है। या जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी आदमी है, लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, लोअर लेवल इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई बॉस है। अब बॉस ने डांटा, बॉस वहां कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये आदमी गया फिर घर में डांटा। अब घर में बच्चा फिर है, तो बच्चा मदर फादर लड़ रहे हैं, तो बच्चा इंटरफेयर नहीं करेगा, इस वजह से नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, लेकिन वो डर से नहीं करना चाहता है कि यदि हम इंटरफेयर करें तो दोनों मिलकर के हमको जुतियाने लगेगा। तो ये सिचुएशन है, तो वो हेट बेस्ड टॉलरेशन होता है कि मैं हेट कर रहा हूं लेकिन फिर भी टॉलरेट कर रहा हूं। तो अब देखो ये पैराग्राफ है, तो इसको एक में लिखो, फिर स्पेस आप छोड़ोगे जैसा बॉक्स आपका है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है कि गांधी टॉलरेशन इज डिफरेंट। तो गांधी का टॉलरेशन डिफरेंट है कि हेट बेस्ड नहीं है। करा हाउ, कैसे, अब उसको एक्सप्लेन करा। पेरेंट्स ऑफन पुट अप विद द ब्लेमिसेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन विच दे वुड नॉट सफर इन अदर्स। कहते हैं ना कि जो बच्चा उनका गलत करता है उसको वो टॉलरेट कर लेते हैं, दूसरे के बच्चे के साथ टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई बहुत आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो या जो भी है, जहां चीजों का पैसे का कोई इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि पैसे बहुत हैं, तो हाँ आपने कुछ सामान तोड़ दिया, तो आपके पेरेंट्स जो है कुछ नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है अरे ला देंगे। लेकिन वही सामान दूसरे का बच्चा तोड़ दे तो बहुत आग बबूला हो जाएगा कि बच्चा को अपना संभाल करके नहीं रख सकता है, और जब औकात इतनी नहीं है तो फिर इस सामान को हाथ क्यों लगाया था। तो अपने बच्चे में मान के चलो डिमेरिट्स नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे में देखते हैं, तो एक्चुअल में टॉलरेशन नहीं है। अब फिर नेक्स्ट और ये देते हैं, वी चूज टू ओवरलुक अ फॉल्ट इन आर स्पाउस। यानी कि जो हमारे स्पाउस है, स्पाउस इन द सेंस की हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ है तो उसके लिए स्पाउस जो है हस्बैंड है। तो कह रहा है कि हम जो है वी चूज टू ओवरलुक ए फॉल्ट, यानी कि हमारे अपने जो है या तो स्पाउस हैं यानी पति पत्नी, लवर जिसे हम प्यार करते हैं, और क्लोज फ्रेंड्स दैट वी वुड नॉट एक्सक्यूज इन अदर्स। करा कि उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे पति या पत्नी है, जीवन साथी है, या हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके जो गलतियां हैं उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। वी माइट इंड्योर डिफरेंसेस विद फेलो सिटीजन्स बिकॉज वी वैल्यू फ्रेटर्निटी। कहता है कि हम जो अपने फेलो सिटीजन्स, मान के चलो कि इंडियन सिटीजन है, फॉर एग्जांपल अभी देखो यूक्रेन में समस्या है, तो यूक्रेन में हो सकता है ऐसे इंडियंस हैं तो दोनों अपने कास्ट, रिलीजन, रीजन के नाम पे फाइट कर रहे हैं, लेकिन जहां वहां बचने की बात है तो दोनों एकदम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। तो हम डिफरेंस होने के बावजूद भी हम अपनी फ्रेटर्निटी को वैल्यू देते हैं। इन शॉर्ट, we tolerate some disagreeable beliefs and practices of persons or groups because we identified with many of their other beliefs and practices। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस होने के बाद भी डिसएग्रीएबल, जहां हम असहमति है उनके विचारों से, उनके विश्वासों से, उनके कार्यों से, फिर भी हम कुछ चीजों को उनमें लाइक करते हैं। जैसे कहते हैं ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यदि आपकी किसी से फ्रेंडशिप है तो कुछ कॉमन है तभी आपकी फ्रेंडशिप चल रही है। इन ऑल सच केसेस we put up with dislikable states of other even we have some power to do something about them simply because have love or love like feeling for them। यानी कि यदि डिसलाइक है, डिसलाइक्स कुछ चीजें हैं और हमारे पास पावर भी है कि उनको कुछ कर सके, उनको सजेस्ट कर सके या उनको थोपिया करके
भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हेट के कारण नहीं, लेकिन हम लव के कारण, या तो हम प्यार करते हैं या लव लाइक फीलिंग है। लव लाइक फीलिंग इन द सेंस कि वो फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं, ए लॉट ऑफ डायमेंशंस उसके अलग अलग होते हैं। कर अदर्स आर टॉलरेटेड नॉट डिस्पाइट हेट बट रेदर बिकॉज दे आर लव्ड। आई लव सो आई टॉलरेट, मैं आपसे प्यार करता हूं इस वजह से मैं टॉलरेट। वो जो कहते हैं ना कि यदि जब सिजदे में सर झुका दिया तो फिर सर उठाने का मतलब क्या रह गया, कि हमने जब सर झुका दिया तो कहां झुकाया ये मायने नहीं रखता, झुक गया तो झुक गया, ठीक है। तो दिस इज गांधीज लव बेस्ड टॉलरेशन इंटायरली कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट। यानी कि जो कहते हैं कि गांधी जी का ये लव बेस्ड रिस्पेक्ट है, कि अंग्रेज जान रहे थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमको शोषण कर रहे हैं, फिर भी उनको लव कर रहे हैं। करा अनलाइक द मेन स्ट्रीम हेड बेस्ड कंसेप्शन ऑफ टॉलरेशन दैट प्रीसपोज that oneness with significant other is achieved by abolishing the radical other by eliminating plurality. For this second Gandhian conception, oneness is attained by accepting all radical others as equally significant because they variously manifest one supreme being. कहता है कि ये नॉर्मल क्या होता है मेन स्ट्रीम में, कि कहते हैं कि हेट बेस्ड कंसेप्शन ऑफ टॉलरेशन ये होता है कि देखो, ये जैसे बोलते हैं ना कि 10 का ग्रुप है, बोले दे एक उसमें बोलेगा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मिस्टर यक्स है ना, या तो वो नहीं जाएगा उस ग्रुप में, या जाएगा तो बोला कि उसका अपना जो मुंह है वो बंद रखेगा, मैं उसका जो है वो बोलेगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो एक होता है कि आइदर जो रेडिकल वन है तो उसको हटा दो, लेकिन गांधीयन कंसेप्ट कहता है कि हमें रेडिकल वन को भी शामिल करना है, इक्वली हमें उसको सिग्निफिकेंट मानना है, इक्वली उसको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सारे लोग तो जो है वन सुप्रीम बीइंग के ही तो मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। वो जो जैसे आप महाभारत में देखते हो ना कि एक था जो एक अर्जुन भी है, कि जो अर्जुन कृष्ण का सखा है, मित्र है, भक्त है, जो भी कह सकते हैं। तो अर्जुन भी प्यार करता है कृष्ण से और उन्हें मानता है। और एक वासुदेव पौंड्रक था, एक उसने अपना नाम रखा दिया था वासुदेव पौंड्रक, क्योंकि वासुदेव कृष्ण का नाम था और पौंड्रक था, यानी पौंड नगरी का राजा पौंड्रक। वो क्या करता था कि वो कृष्ण को हेट करता था, यानी वो बोलता था कि मैं ही कृष्ण हूं, एक्चुअली ओरिजिनल कृष्ण मैं हूं। तो वो हेट भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसे कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने मोक्ष दिया। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भी भक्ति हमारा कर रहा है, लेकिन वो हमारी विरोधी भक्ति कर रहा है। अर्जुन समर्पण वाली भक्ति कर रहा है, लेकिन वो विरोधी भक्ति कर रहा है। तो वो एक सुप्रीम जो है बीइंग है, उसी का पार्ट गांधी जी कहते हैं। तो वो रेडिकल को हटा करके नहीं, उसको भी शामिल करेंगे। करा दस टू टॉलरेट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द लाइफ ऑफ अदर्स, नॉट डिस्पाइट आवर हेट्रेड फॉर देम but because we love them as alternative manifestations of our own selves, or because we deeply care for some basic norm common to all of us। कहते हैं कि हमको टॉलरेट करने का मतलब है कि दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने से बचना है, नोट डिस्पाइट आवर हेट्रेड फॉर देम, यानी हमारे घृणा के कारण नहीं, बट हम उनको लव करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम भी उसी सुप्रीम मैनिफेस्टेशन से आए हैं, हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। इनफैक्ट यदि हम गहरे लेवल पे देखें तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर कॉमन है। अब फॉर एग्जांपल देखोगे, डिफरेंट पीपल होते हैं, अब यहाँ फाइट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या व्हाट्सोएवर, राजपूत भूमिहार, जो भी है बनिया व्हाट्सोएवर, लेकिन यदि किसी को ब्लड की जरूरत हुई, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी देखोगे कि ब्लड की बहुत लोगों को जरूरत हुई, और ये अब ब्लड की जरूरत है, तो ये आप बोलोगे कि ये इसका ब्लड है, इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, ये तो मीट खाता है, मांस खाता है, ये दारू पीता है, या जो, यदि आपको जरूरत है तो आप बहुत सारी चीजें आपके कॉमन है, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉमन है। तो आप उन चीजों को जो हम केयर करते हैं, बेसिक नॉर्म्स जो हैं, वो सब में एक है। वी मे नॉट बी एबल टू बी व्हाट दे आर, वी मे इवन डिसलाइक सम ऑफ देयर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, बट बी रिकॉग्नाइज दैट दे आर ट्रांसलेशन ऑफ आवर ओन सेल्स और ऑफ गॉड विद इन ईच ऑफ अस। यानी इवन इफ सम डिफरेंसेस है ऊपर के लेवल से, जैसे जैसे आप गहरे में देखते जाओगे तो वो डिफरेंस खत्म होते जाएगा। दिस गांधी बिलीव्ड बाइंड्स अस टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ लास्टिंग अफेक्शन, ठीक है।
तो ये कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार ये जो है वो रिलेशनशिप में लास्टिंग अफेक्शन है, ये आपका लॉन्ग लास्ट चलता है यदि हम इस ढंग से सबको अपने अनुसार ही देखें। जो हमारा है ना वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरी धरती ही जो है वो आपकी कुटुंब है, तो आपका अच्छा। तो ये देखो 369 वर्ड्स हैं, एक्चुअल तो मैंने बताया कि 123 होना चाहिए, लेकिन जो हमने आपको प्रेजेंट किया है उसमें 141 वर्ड्स हैं, ठीक है, 141 वर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली है 15% के आसपास एक्स्ट्रा है, तो उतना आपका टॉलरेट होता है। कह रहा है कि फॉर गांधी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन आर सेम। अब देखो वो जो आर डिस्टिंग्विशेबल एंड ऑल, तो उसकी जगह अब चूंकि हमको शॉर्ट करना है तो सारी चीज को तो नहीं लिख सकते ना, तो गांधी जी फॉर गांधी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन आर सेम। टॉलरेशन इन 17th century classic means non-interference in others' activities despite having power. Those who are powerless if tolerating is based on hate. तो ये अब एक तरह से आपका पहला पैराग्राफ का हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ लिटिल लार्जर है, तो उसका लार्जर में आपका ये गांधीज टॉलरेशन इज डिफरेंट। Parents tolerate their children and people find excuses in others and ignore their loved one. ठीक है? Due to fraternity and agreeable beliefs, we tolerate many disagreeable things of fellow citizens. We do that because either we love them or have love-like feelings. Love is stronger than hate and based on Gandhi's love-based toleration. ठीक है, अब देखो ये जो लव बेस्ड टोलरेशन, इसको हटा भी सकते हो, ये कर सकते थे गांधीज टोलरेशन, तो आपका ये कम हो जाता वर्ड। तो धीरे धीरे करके आप उस ढंग से वर्ड को कम कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी एग्जाम में इतने टाइम नहीं होते हैं, किसी के पास भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट तो छोड़ ही देते हैं ये करके, फिर भी सेलेक्ट होते हैं। तो हेट बेस्ड टोलरेशन बिलीव्स इन वननेस विद सिग्निफिकेंट अदर्स बाय एबोलिशिंग रेडिकल्स, रेडिकल, अब रेडिकल अदर्स भी यहां हटा सकते हैं हम, ठीक है ना, तो ये वर्ड आपका सेव हो जाएगा। बट गांधीयन कंसेप्ट एसिमिलेट रेडिकल अदर्स इक्वली एज वेल एज ऑल आर मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सुप्रीम बीइंग। अब देखो रेडिकल अदर्स ये कर दोगे तो ये भी एक तरह से हट सकता है, लेकिन चलो रेडिकल अदर्स है तो ज्यादा अच्छा है। टॉलरेशन इज नॉन इंटरफेयरिंग नॉट बिकॉज ऑफ हेट बट लव टुवर्ड्स others. We may be different, but we should accept we are having same goodness. This is Gandhian toleration. तो ये आपका 141 वर्ड्स में हो गया। इसको हम कम करते करते, अब ये हम यदि चाहते कि ठीक है अब इस चीज को हम आइडियल में कर दें तो हम कर देते। ऑब्वियसली चूंकि मुझे मान के चलो मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा था तो मैं उसको टाइपिंग किया तो वो मैं कर देता, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये थोड़ा सा रखा इस वजह से कि आइडियल नहीं होता है, और मैं कभी आइडियल के लिए किसी भी कैंडिडेट को मैं नहीं बोलता हूँ। जो भी सेलेक्ट होते हैं हर लोगों का अलग अलग होता है, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल बोलेंगे 50 मार्क्स का यदि साइंस में आ रहा तो 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ 50 आउट ऑफ 50। हो सकता है वो लोग एक्सेलेंट होंगे उतने, लेकिन मेरा कहना है कि टारगेट वो रखो जो अचीवेबल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे में अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टारगेट 15 का नहीं रखो, टारगेट 12-13 नंबर का ही रखो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रखो कि 4 ऐसे हैं तो ऑल 4 ऐसे में 12-12 मार्क्स करो। तो ऑल 4 ऐसे में 12-12 मार्क्स तो 48 मार्क्स आपका हो जाता है। लेकिन किसी ऐसे में एक में आपने 15 मार्क्स ले आया और उसके कारण एक्सेलेंट करने के चक्कर में एक ऐसे छूट गया, तो जो छूट गया उसमें तो 0 मिलेगा, या किसी में धड़फड़ा करके लिखा 3 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, टॉपिक आप नहीं समझ पाए। तो हमारा कहना है कि एवरेज प्लस ये करने की कोशिश करो। जो आपका ये प्रेसी है, प्रेसी में मैं कैंडिडेट को बोलता हूं कि 7 से आप 9 तक का टारगेट रख सकते हो यदि आपके पास टाइम मिलता है, तो 7 to 9, नॉट अबव दैट, क्योंकि वो करने लगोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा इसी में। क्या आपके पास 1 घंटा है, आप 11 नंबर सपोज ले आए, टाइम 1 घंटा लग गया, तो आप इसमें 7 में मानता तो 4 नंबर के लिए दूसरा कंपोनेंट आपका फुली छूट गया, तो 4 नंबर दे करके और 12 नंबर का नुकसान करा रहे हो, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो बी रियलिस्टिक। कोई भी यदि आपको एक्चुअल में, मैंने वही बोला ना कि हम आइडियल में उस चीज को कर देते 123 वर्ड्स की कर देते, कंप्यूटर पे लिखना टाइप करना है, एमएस वर्ड्स में कर रहे हैं, वर्ड में कर रहे हैं, तो हमको पता है कि अच्छा इतने वर्ड हो रहे हैं, वर्ड काउंट दिख रहा है, हम उस चीज को करते। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में क्या आपके पास टाइम इतना मिलता है? नहीं। तो आप वो रहने की कोशिश करो।
इसका जो ये पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग में ये इसको दे दूंगा, जो केन स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दे दूंगा। और जो भी है, आप कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल 2022 में आप एपीआर हो रहे हो, तो टेस्ट सीरीज मैं हमेशा किसी को भी कहता हूँ लिखो। आप जहां भी हो प्रैक्टिस करो, किसी के पास लिखो, हमारे पास नहीं तो किसी और के पास लिखो, किसी और के पास नहीं तो कोई आपके सीनियर, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं उनके पास लिखो, उनसे कॉपी चेक कराओ, टेस्ट चेक कराओ, लेकिन जरूर लिखो। जब तक नहीं लिखोगे आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। शुभम शर्मा यदि 113 लाया है तो 113 एक दिन में नहीं आया, कुछ टेस्ट में मैंने उनको 85 भी दिए हैं, 80 प्लस एटलीस्ट वो हर टेस्ट में डिजर्व करते थे। और मैक्सिमम मान के चलो, शायद मुझे लगता है 115.5 मैंने मैक्सिमम एक टेस्ट में दिया था। तो वो जो है उनका 113 एक्चुअल एग्जाम में आया, जो और एक कैंडिडेट का हमने 91 दिखाया। ऑब्वियसली इस बार जो 21 वाला जब मार्क्स आएगा तो उसमें 100 प्लस उनका रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। बहुत और है, हिमांशु का फॉर एग्जांपल 110 है, तो उनकी राइटिंग सपोज हमने प्रेजेंट किया हुआ इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का देखोगे, यदि कोई 100 ला रहा, 110 ला रहा, तो ये चीज नहीं है। और चाहे आप हिंदी माध्यम से हो, अंग्रेजी माध्यम से, क्या फर्क पड़ता है? आप डिटरमिन्ड तो हो कि हम ऑफिसर हैं यार, बुलेट चलेगा, गोली चलेगा, अभी जैसे यूक्रेन में हो रहा है, तो ये देखेगा कि यूक्रेनियन लैंग्वेज जिसको आता है उसी को गोली लगेगा, नहीं ये किसी को भी लग सकता है। सेम सिचुएशन, आप जब एक ऑफिसर बनना चाहते हो, आप हिंदी माध्यम के हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं थोड़ा सा हिंदी माध्यम वाला को 4 नंबर कम पे सिलेक्शन लीजिए, मैं 6,000 सैलरी कम हर महीने लूंगा। नहीं, जब आपकी राइट्स होगी तो इक्वल राइट। जो आप यदि ऑपरेशन फील्ड में है तो आपके पास वही पावर होगा, वही AK-47 का आपके बुलेट से भी जो आपके वेपन से उतने स्पीड में जाएगा, सारी चीजें। तो बेचारगी महसूस ना करो, टेस्ट वगैरह लिखो, चेक कराओ कॉपी से, जिससे भी जहां से हो सकता है आप उस चीज को कराओ और रेगुलर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हम और चीजें देखो रेगुलर, हम अब अब तक 1000+ वीडियोस, आपको 1200+ वीडियोस पब्लिक में प्रेजेंट कर चुके हैं। उसमें आप देखो सारे कंपोनेंट्स पे कुछ ना कुछ हमारा ये दिया हुआ, एक्सप्लोर करो, किसी चीज को पूरा देखो। आप जैसे 1.5 के स्पीड में ही सपोज देखते हैं तो उसको आप पूरे देखो। अब आप 5 मिनट देखे फिर बोर हो गए, जो उस चीज को नहीं करो। मैं किसी को कहता हूँ ऐसा नहीं है, आपको जो टीचर अच्छा लगते हैं, जो आपको पसंद है, कि अच्छा लगता है कि ये एक्स टीचर अच्छे हैं, चलो ठीक है उनको फॉलो करो, लेकिन रेगुलर उनको फॉलो करो, उनको चीजों को देखो। मुझे अच्छा लगता है कि ये ठीक बता रहा, तो आप उस चीज को पूरा देखो, पूरा समझो, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।